नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरावत क्लास में। दोस्तों आज क्लास जो होने वाली है ये बीपीओ के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। ये बुक इससे पहले एक बार मैं करवा चुका हूँ और दोबारा मैं रिवीजन करवाना चाहता हूँ, जिससे आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा और आप लोग इससे बहुत सहायता होगी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला जो है ये पंचायत राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध। तो शुरुआत करते हैं। पहला है सर परंपरागत पंचायतें तथा ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था। इसमें पंचायती राज संस्थान जो हैं इसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु ग्रामीण स्थानीय स्वशासन होता है। जैसे इतिहास में वैदिक युग है और इसमें पंचायत एक आध्यात्मिक व्यक्ति सहित 5 व्यक्तियों का समूह होता है। इसमें ही ऋग्वेद होता है। इसमें ऋग्वेद में सभा समिति और विदध होता है। साथ ही स्थानीय स्तर के लोकतांत्रिक निकाय हैं ये। अगला है महाकाव्य काल। महाकाव्य काल में जो आपको मिलेगा रामायण और महाभारत। रामायण जो है ये प्रशासन 2 भागों में विभाजित है। एक तो है पुर जिसे नगर कहते हैं और अगला है जनपद जिसे ग्राम कहा जाता है। रामायण में ही राज्य में जाति पंचायत भी होती हैं और जाति पंचायत द्वारा निर्वाचित व्यक्ति राजा की मंत्रिपरिषद का सदस्य होता था। महाभारत में दोस्तों शांति पर्व के स्थानीय स्वशासन के पर्याप्त साक्ष्य हैं और ग्राम के ऊपर 10, 20 या 100 या 1000 ग्राम समूह की इकाइयाँ होती हैं। ग्राम का मुख्य अधिकारी होता है और दशक जो होता है 10 ग्रामों का प्रमुख होता है। प्राचीन कालीन इतिहास। तो दोस्तों प्राचीन कालीन इतिहास जो है इसमें एक तो है मौर्य एवं मौर्योत्तर काल और अगला है गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। तो मौर्य में है वृद्धों की एक परिषद की सहायता से ग्राम का मुखिया ग्राम का शासन चलाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है जो कि मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था है। इस 10 ग्रामों के समूह को संग्रहण कहा जाता था। संपूर्ण जनपद के शासन को समाहर्ता कहा जाता था और समाहर्ता के ऊपर महामात्य होते थे। प्रत्येक ग्राम का अलग अलग शासक होता था जिसे ग्रामिक कहते थे। अगला है गुप्त। तो गुप्त में विषयपति को जिलाधिकारी कहा जाता और ग्राम प्रधान होता था और राज्य के सभी केंद्रीय विभागों का प्रमुख अधिकारी सर्वाध्यक्ष कहलाता था। पदाधिकारियों का सर्वश्रेष्ठ वर्ग जिन्हें उच्च से उच्च पद पर नियुक्त किया जाता था वह कुमार मात्य कहलाते थे। इसमें ही मध्यकालीन में जो था ये सल्तनत काल था और अगला जो था मुगल काल भी था। सल्तनत में जो था राज्य प्रांतों में विभाजित जिन्हें विलायत कहा जाता था और इसमें ही ग्राम प्रशासन होता था। इसमें मुकद्दम को प्रशासन होता था और पटवारी जो था ये राजस्व से संग्रह करता था। चौधरी में पंचों की सहायता से विवाद समाधान ये चौधरी लोग करते थे। अगला है मुगल काल जो है मुगल काल के दौरान जातिवाद और शासन की सामंतवादी प्रणाली ने ग्रामीण स्वशासन को पंथोन्मुख किया है। अब एक एक करके देखते हैं। पंचायत राज। तो पंचायत राज जो था दोस्तों पंचायत राज का अर्थ है पंचायतों द्वारा गांव का शासन करना ताकि गांव का पुनर्निर्माण हो सके। राधा कुमुद मुखर्जी ने ग्राम पंचायतों को प्रजातंत्र के देवता की संज्ञा दी है और पंचायत राज का संबंध सत्ता के प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण से है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनता को अधिक से अधिक शासन में सहभागी बनने के लिए पंचायतों की भूमिका को स्वीकारा गया है। ग्रामीण समाज के विकास के लिए तथा आर्थिक एवं प्रजातांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के लिए स्थापित व्यवस्था को पंचायत राज कहा जाता है। आदिकाल के ऋग्वैदिक साहित्य से लेकर अंग्रेजों के
आने के समय तक पंचायतों का उल्लेख रहा है और पंचायत राज की प्रेरणा परंपरागत पंच परमेश्वर से मिली है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तो पंचायतों के पुनर्निर्माण में विशेष रुचि ली गई है और गांव की कल्पना एक आत्मनिर्भर स्वायत्त शासन तंत्र के रूप में की गई है। भारत में पंचायत राज का उद्भव जो हुआ है दोस्तों, भारत में पंचायत राज के इतिहास के को विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण में निम्नलिखित कालक्रमों में विभाजित किया जा सकता है। पहला तो है वैदिक युग जो है, प्राचीन संस्कृत शास्त्रों में पंचायतन शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है आध्यात्मिक व्यक्ति सहित 5 व्यक्तियों का समूह कहा जाता है। ऋग्वेद में स्थानीय स्व इकाइयों के रूप में सभा, समिति और विदत का उल्लेख मिलता है। ये स्थानीय स्तर के लोकतांत्रिक निकाय थे। राजा कुछ कार्यों को और निर्णयों के संबंध में इन निकायों की स्वीकृति प्राप्त किया करते थे। महाकाव्य युग दोस्तों, महाकाव्य युग जो था भारत के 2 महान महाकाव्य कालों को इंगित करता है और रामायण और महाभारत होता है। रामायण के अध्ययन से संकेत मिलता है कि प्रशासन 2 भागों पुर और जनपद अर्थात नगर और ग्राम में विभाजित था। राज्य में एक जाति पंचायत भी होती थी और जाति पंचायत द्वारा निर्वाचित व्यक्ति राजा के मंत्रिपरिषद का सदस्य होता था। महाभारत के शांति पर्व कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनु स्मृति से भी ग्रामों के स्थानीय स्वशासन के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होते हैं। महाभारत के ऊपर ग्राम के ऊपर 10, 20, 100 या 1000 ग्राम समूह की इकाइयाँ विद्यमान थीं। ग्राम में ग्राम का मुख्य अधिकारी होता था, जबकि 10 ग्रामों का प्रमुख होता था। विषयम अधिपति, शतग्राम अध्यक्ष और शतग्राम पति क्रमशः 20, 100 या 1000 ग्रामों के प्रमुख होते थे। वे स्थानीय स्तर पर एक कार्यकर्ता करते थे और अपने ग्रामों की रक्षा के लिए उत्तरदायी थे। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और क्लास अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। परिवार में एक मुखिया होता है जिसे कुल्प कहा जाता था। और परिवार जो मिलके बनता है वही ग्राम होता है। ग्राम एक ग्रामीणीय होता है। ग्राम और ग्राम मिलके 20 होता है, जिसमें 20 होता है। 20 और 20 मिलके जिसे जन बनता है। जन में जनपति होता है। जन मिलके राष्ट्र होता है, जिसे इसमें सम्राट होता है। दोस्तों, चलते हैं आगे और प्राचीन भारत में ग्रामीण विकास प्रशासन से संबंधित शब्दावली देखते हैं। और इसमें है ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वैदिक साहित्य में है। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर नोट कर लें। जो ग्रामीणी है, ये ग्राम प्रशासन अधिकारी होता था, इसको भी नोट कर लें। गोप हदबंदी का कार्य करता था। और गोलमिक जो था ये ग्रामीण प्रशासक है और ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको भी नोट कर लें। ग्रामपति ये महत्तर ये ग्राम प्रशासन होता है। और उर वह होता है जो लोगों की संस्था होती है, उसे उर कहा जाता है। पटवारी वह होता है जो ग्राम प्रधान का सहयोगी, ये पटवारी होता है। मौजा गांव का समूह होता है दोस्तों। और चलते हैं आगे, देखते हैं प्राचीन काल कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है। नगर को पुर कहा जाता है और इसका प्रमुख नागरिक होता था। स्थानीय निकाय किसी भी राजसी हस्तक्षेप से मुक्त थे। मौर्य तथा मौर्योत्तर काल में ग्राम का मुखिया वृद्धों की एक परिषद काउंसिल ऑफ एल्डर्स की सहायता से ग्रामीण जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता था। ये प्रणाली जो थी गुप्त काल में भी बनी रही, यद्यपि नामकरण में कुछ परिवर्तन हुए हैं। और इस काल में जिलाधिकारी को विस्पति और ग्राम के प्रधान को ग्रामिक के रूप में जाना जाता था। प्राचीन काल में स्थानीय शासन की एक
सुस्थापित प्रणाली विद्यमान थी, जो कि परंपराओं और रीति रिवाजों की एक निर्धारित रूपरेखा के आधार पर संचालित होती थी। यहाँ पर उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण ये है कि पंचायत के प्रमुख के रूप में यहाँ तक कि सदस्यों के रूप में भी स्त्रियों की भागीदारी का कोई संदर्भ प्राप्त नहीं होता है। अगला दोस्तों, ग्राम्य विकास के उद्भव के चरण तो ये देख लेते हैं, और इसमें देखते हैं कि वैदिक जीवन का ग्रामीण सामुदायिक परिवेश, जिसमें ग्राम्य का मुख्य ग्राम अधिकारी होता था, और अर्थशास्त्र एवं मनुस्मृति में ग्रामीण समुदाय के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। इसमें मौर्य तथा मौर्योत्तर काल में ग्राम प्रधान का ग्राम्य के रूप में उल्लेख मिलता है। अगला है मध्यकाल में ग्राम शासन में 3 महत्वपूर्ण अधिकारियों का उल्लेख। एक तो है पटवारी, जिसे राजस्व संग्रहकर्ता कहा जाता है, और चौधरी पंचायतों की सहायता से विवाद निपटान हेतु मुकदम प्रशासन हेतु होता था। और अगला है दक्षिण भारत में ग्राम समाज के सुदृढ़ एवं सामदान प्रस्तुति। तो और जो होता है इसे सामान्य ग्रामीणों का संगठन कहा जाता था। महासभा ब्राह्मणों का संगठन, नाडु ये ग्रामीण इकाई एवं प्रशासन का केंद्र हुआ करता था। अगला दोस्तों लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो 1870 में स्थानीय संस्थाओं का उद्भव। ग्रामीण स्तर पर 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा ग्रामीण संस्थाओं को लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया गया था। वर्ष 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने स्थानीय सरकार के विषय को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया है। संविधान के आर्टिकल 40 में पंचायतों के गठन का प्रावधान मिलता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे मध्यकाल। सल्तनत काल के दौरान दिल्ली के सुल्तानों ने अपने राज्य को प्रांतों में विभाजित किया था, जिन्हें विलायत कहा जाता था। ग्राम के शासन के लिए 3 महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। एक प्रशासन के लिए मुकद्दम, राजस्व संग्रह के लिए पटवारी, और पंचों की सहायता से विवादों के समाधान के लिए चौधरी हुआ करता था। ग्राम को सुशासन के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर पर्याप्त शक्तियां प्रदान थीं। मध्यकाल में मुगल शासन के तहत जातिवाद और शासन की सामंतवादी प्रणाली ने धीरे धीरे ग्रामीण स्वशासन को नष्ट कर दिया था। मध्यकाल में ही भी स्थानीय ग्राम प्रशासन में स्त्रियों की भागीदारी का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। ब्रिटिश काल, तो ब्रिटिश काल वह होता है जो जिसमें एक तो होता है प्रारंभ में ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता समाप्त की, और 1870 में मेयो प्रस्ताव में स्थानीय स्वशासन की दिशा में प्रयास प्रारंभ किया गया था। 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय संस्थाओं को लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया गया था। 1907 में CEH होबहाउस की अध्यक्षता में केंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन के गठन में एक अहम बल मिला है। इस आयोग कमीशन ने 1909 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में स्वायत्त संस्थाओं के विकास पर बल दिया है। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा स्थानीय स्वशासन का विषय प्रांतों को सौंपा गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में ही इन स्थानीय निकायों की पूर्ण स्वतंत्रता की भी बात कही गई थी। भारत में पंचायतों का उल्लेख ऋग्वेद, बौद्ध काल और मौर्य काल, गुप्त काल तथा मुगल काल में निरंतर मिलता है। फिर भी इन्हें औपचारिक रूप से संगठित करने का सबसे पहला प्रयास अंग्रेजों ने किया था। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वायत्त सरकार लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का विचार प्रस्तुत करके नगरों के लिए नगर पालिका समितियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिला बोर्डों की स्थापना की थी। और 1909 में ईस्वी में लाहौर में हुए 24वें राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में पंचायतों की महत्ता को अनुभव किया गया तथा उनके पुनर्गठन की व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी। जब अंग्रेज दोस्तों भारत आए तो उस समय ग्रामीण शासन पद्धति कायम थी। हालांकि स्थिति जो थी अच्छी नहीं थी। चार्ल्स मेटकॉफ ने इस व्यवस्था की सराहना की और पंचायतों को लघु गणराज्य
कहा था। अंग्रेजों ने अपने शासन विस्तार के लिए ग्रामीण व्यवस्था का खूब इस्तेमाल किया था और उसकी स्वायत्तता को ख़त्म कर दिया। इस तरह के ब्रिटिश हस्तक्षेप के फलस्वरूप पंचायतों के प्रति लोग अपनी आस्था खोने लगे थे। जो ब्रिटिश काल था, तो ये ब्रिटिश काल के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता समाप्त हो गई और वे कमज़ोर हो गए थे। इस वर्ष 1870 में भारत में प्रतिनिधि स्थानीय संस्थाओं का उद्भव हुआ। वर्ष 1870 में प्रसिद्ध मियो प्रस्ताव, जो मियो हुआ था, इन्होंने स्थानीय संस्थाओं की शक्तियों तथा उत्तरदायित्व में वृद्धि कर उनके विकास को गति दी थी। वर्ष 1870 में ही शहरी नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों, वर्ष 1857 के विद्रोह में शाही वित्त पर भारी दबाव बना दिया और था स्थानीय सेवा के स्थानीय कराधान से वित्त पोषित करना आवश्यक माना गया था। इस प्रकार यह राजकोषीय मजबूरी थी। विकेंद्रीकरण पर लॉर्ड मियो के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और मियो द्वारा उठाए गए कदमों का अनुसरण करते हुए लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में इन स्थानीय संस्थाओं को उनका अत्यंत आवश्यक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया था। सभी बोर्डों जो उस समय अस्तित्व में थे, वे निर्वाचित और गैर अधिकारियों के 2/3 बहुमत को अनिवार्य कर दिया गया था। इन निकायों के अध्यक्ष को भी निर्वाचित और गैर अधिकारियों में से ही चुना गया था। इसे भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा माना जाता था। वर्ष 1907 में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को CEH होब हाउस की अध्यक्षता में केंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन के गठन से अत्यंत बल मिला था। इस कमीशन आयोग ने ग्राम स्तर पर पंचायतों के महत्व को चिन्हित किया और वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार ने स्थानीय सरकार के विषय को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया था। इस सुधार में एक अनुशंसा भी की थी कि जो यहाँ तक कि संभव हो स्थानीय निकायों के पास एक पूर्ण नियंत्रण की क्षमता होनी चाहिए और वह नियंत्रण से उन्हें संभवतः पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। इन पंचायतों के दायरे में ग्रामों की सीमित संख्या ही थी और इनके कार्य में भी सीमित थे। तो संगठनात्मक और राजकोषीय बाधाओं के कारण एक ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की लोकतांत्रिक और जीवंत संस्थाओं के रूप में परिणत न हो सकी। वर्ष 1925 तक 8 प्रांतों ने पंचायत अधिनियमों को पारित कर लिया था और वर्ष 1926 तक 6 देशी रियासतों ने भी पंचायत कानून पारित कर लिए थे। स्थानीय निकायों को अधिक शक्तियाँ दी गई थीं और करारोपण के अधिकारों को कम कर दिया गया था। संविधान में पंचायतों के समावेशन और तत्कालीन नीति निर्माताओं और सर्वसम्मति प्राप्त नहीं थी। इसका सबसे विरोध ज़्यादा स्वयं संविधान निर्माता BR अम्बेडकर ने किया था। दोस्तों, देखते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी जो पंचायत राज व्यवस्था थी, यानी बाद की जो राज व्यवस्था थी, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो 2 अक्टूबर 1952 कुछ दोस्तों धुंधला दिख रहा है। इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू कर इनमें ग्रामीण विकास की सभी गतिविधियों को ग्राम पंचायतों की सहायता से लागू करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ये नौकरशाही, राजनीतिक बाधाओं, योग्य कर्मियों की कमी तथा CDP यानी GDP लागू करने में ग्राम पंचायतों की अरुचि की वजह से सफल ना हो सका। वर्ष 1957 में बलवंतराय मेहता समिति का गठन किया गया था और समिति ने पाया कि CDP है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ये दोस्तों CDP से बोलते हैं। CDP की विफलता का कारण इन जन भागीदारी का अभाव था। अतः लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु विस्तृतीय पंचायत राज्य संस्थाओं का गठन आवश्यक था। समिति की सिफारिश के आधार पर सर्वप्रथम विस्तृतीय विकेंद्रीकरण पंचायती राज
का 2 अक्टूबर 1959 को राज्य संस्थान के नागौर में, राज्य संस्थान राजस्थान है ये दोस्तों, राजस्थान के नागौर से शुभारंभ किया था। 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। इसमें 2 स्तरीय था, इसमें जिला परिषद और मंडल पंचायत था। कालांतर में गठित अन्य समितियां जैसे हनुमंतराव मेहता, जीवी के राव मेहता नहीं है दोस्तों, जीवी के राव जो 1985 और पहला है 1983। अगला है LM सिगफी समिति 1986, केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारी आयोग 1983, PK थोंगन समिति 1988, हरलाल सिंह खर्रा समिति 1990, 73वां संविधान संशोधन पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला था। आर्टिकल 40 की बात करें तो पंचायतों का उल्लेख इसी में है और अनुच्छेद 246 स्थानीय स्वशासन का विषय राज्यों को सौंपा गया था। अब दोस्तों यहाँ से शुरुआत करते हैं एक बार। संविधान के आर्टिकल यानी अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया था और अनुच्छेद 246 के माध्यम से स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को सौंपा गया था। आर्टिकल 40 के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है और नीति निर्देशक सिद्धांत बाध्यकारी सिद्धांत नहीं होता है, इसलिए पूरे देश में इन निकायों के लिए सार्वभौमिक या एक समान संरचना का अभाव रहा है। पंचायतों का पुनर्गठन प्रभावशाली ढंग से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए पश्चात ही किया गया था। हुग्रो के अनुसार जनवरी 1957 ईस्वी तक भारत के प्रत्येक राज्य में पंचायत राज अधिनियम पारित हो गए थे। सितंबर 1957 ईस्वी तक भारत के 73% थे गाँव में पंचायतों की स्थापना हो चुकी थी, जिन्हें सफाई संबंधी कानून बनाने, सड़कों तक पीने के लिए पानी व्यवस्था करने के लिए अधिकार प्राप्त थे। बाद में पंचायतों का पुनर्गठन, चलते हैं एक बार दोबारा शुरुआत करते हैं। तो भारत में पंचायतों के पुनर्गठन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार ने देश में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 पारित किया। अगला है, इस अधिनियम को उत्तर प्रदेश विधानसभा 5 जून 1947 ईस्वी तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने 16 सितंबर 1947 ईस्वी को पारित किया था। भारत के गवर्नर जनरल ने 7 दिसंबर 1947 ईस्वी को इस अधिनियम को स्वीकृत प्रदान करने की तथा तब से ही यह उत्तर प्रदेश में लागू है। अगला दोस्तों है, वर्तमान में भारत में पंचायत राज का स्वरूप संविधान के 73वें संशोधन 1983 ईस्वी पर आधारित है। भारत में इस समय लगभग 2,55,000 ग्राम पंचायतों और 6,000 से अधिक पंचायत समितियां तथा 6,000 से अधिक जिला परिषदें कार्य कर रही हैं, जिनमें लगभग 34 लाख जनप्रतिनिधि कार्यरत हैं। विभिन्न राज्यों में पंचायत राज का पुनर्गठन अग्रलिखित और तालिका के अनुसार विभिन्न स्तरों पर किया गया है। देख लेते हैं राज्य स्तर और संस्थाएं। तो पहला है जम्मू कश्मीर, इसमें त्रिस्तरीय संस्था है, इसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत है। केरल में अगर बात करें त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, प्रखंड पंचायत, जिला पंचायत। मणिपुर में 2 स्तरीय ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और त्रिपुरा में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत होता है। सिक्किम में ये 2 स्तरीय होता है, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत है। अगला दोस्तों है उड़ीसा, ये त्रिस्तरीय है, इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत और जिला परिषद है। दादर एवं नगर हवेली तो 2 स्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति है। दिल्ली में 1 स्तरीय नगर निगम है दोस्तों। पुडुचेरी 2 स्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति है। असम में त्रिस्तरीय गोवन पंचायत, अंचलिक पंचायत, जिला परिषद है। कर्नाटक में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिला पंचायत होता है। हरियाणा में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद है। और मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय है, जो ग्राम पंचायत, प्रखंड पंचायत और जिला पंचायत होता है। अगला दोस्तों है छत्तीसगढ़, त्रिस्तरीय है, इसमें ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत और जिला पंचायत होता है। बिहार में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद होता है। राजस्थान त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद होता है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद होता है।
और हिमाचल प्रदेश त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद होता है। पंजाब में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद होता है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषद होता है। अगला झारखंड, ये तो हो गया, ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद होता है। महाराष्ट्र में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद होता है। आंध्र प्रदेश त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद होता है। अगला दोस्तों है तमिलनाडु, तो इसमें त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद होता है। गुजरात में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद होता है। और पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय ग्राम पंचायत अंचल पंचायत और आंचलिक परिषद जिला परिषद होता है। मेघालय में जनपदीय परिषद, तो जनजातीय परिषद है दोस्तों, जनजातीय परिषद। नागालैंड में इसमें भी जनजातीय परिषद और मिजोरम में भी जनजातीय परिषद, ये तो हो गया। और अब चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं। ये है अधिकांश राज्यों में पंचायत राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय स्वरूप लागू किया गया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद है। ग्राम स्तरीय संस्थाओं को सभी राज्यों के ग्राम पंचायत के नाम से संबोधित किया जाता है। और 73वें संविधान संशोधन के तहत प्रत्येक राज्य को अपनी आबादी के अनुसार ग्राम सभा का गठन करने के लिए आबादी की संख्या सुनिश्चित करने का अधिकार दिया गया है। ग्राम सभा की सदस्यता ऐच्छिक है और ग्राम सभा के सदस्य के लिए ये जरूरी है कि 18 वर्ष या अधिक आयु का हो तथा कोडी, पागल, दिवाली या दंड प्राप्त एवं राज्य सरकार का कर्मचारी ना हो। ग्राम सभा के वर्ष में 2 बार मीटिंग होती है। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही, और कल से ये आपको पढ़ने को मिलेगा यहाँ से। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट्स करके बताएं क्लास कैसी लगी। नमस्कार दोस्तों।